आज तो डिम्पी आप अवार्ड्स के बीच में छाए हैं एकदम। ये सारे के सारे अवार्ड आपको और आपकी मेहनत को और आपकी लीडरशिप को देखकर हम मिले हैं, और 1 2 3 4 अवार्ड आपको। ये गर्वान्वित कितना महसूस होता है? ये पूरी तरह से टीम एफर्ट है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ। अच्छा, पहले तो मेरे को ये बताइए अवार्ड किस किस कैटेगरी में? बेसिकली 3 अवार्ड जो इब्जा, जो इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन है, मैं बता दूं उस एसोसिएशन के बारे में। ये मतलब कोई आमतौर पर जैसी एसोसिएशन होती वैसी नहीं है। ये जेम्स एंड ज्वेलरी का कारोबार करने वाली हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संस्था है। ओके, ठीक है। और आपको और बता दूं, आज का सोने का बंद भाव क्या है, ये इब्जा डिसाइड करती है, और उस रेट को आरबीआई और सरकार मानती है। अच्छा, हाँ, जो हमारा ऑफिशियल भाव है सोने का, वो सरकार और आरबीआई भी इब्जा का लेती है। इन्हें ये जो कहते हैं कि आज गोल्ड इस भाव पर बंद हुआ है, वो फाइनल माना जाता है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस संस्थान की ताकत क्या है। और इंसिडेंटली इसी साल इन्होंने अपने अभी ये सेंचुरी में पहुंचे, 100वां साल है। तो उस मौके पर जो इन्होंने हमें 3 अवार्ड दिए, एक तो बेस्ट बिजनेस चैनल का दिया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाकर। जितने बिजनेस चैनल्स हैं, इसे ऐसा नहीं कि बेस्ट बिजनेस चैनल हिंदी है, ये बेस्ट बिजनेस चैनल का अवार्ड दिया, क्रॉस जितने भी क्रॉस चैनल से वो दिया है। दूसरा हमारे प्यारे मृत्युंजय, उन्हें हेडलाइंस विशेषज्ञ हैं, हेडलाइंस विशेषज्ञ, उन्हें बेस्ट कमोडिटी एंकर का अवार्ड मिला है। और उसके लिए मुझे बहुत खुशी है। जिस तरह का पॉजिटिविटी, एनर्जी लेकर और एफर्ट लेकर वो काम करते हैं, वो बहुत अच्छे से डिजर्व करते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी कमोडिटी एंकर उनके आसपास नहीं है इस वक्त हिंदुस्तान में। जितना बढ़िया काम मृत्युंजय कर रहे हैं, तो मृत्युंजय बड़े इस अवार्ड के हकदार हैं। और एक आइकन वाला अवार्ड मैं आपको बता देता हूँ जो आपको मिला है, वो बिजनेस जर्नलिज्म के आप आइकन है, यानी कि हीरो हैं और मील का पत्थर है ये। अच्छा, ये जब अवार्ड मिलता है तो उसके बाद एकाएक क्या फ़र्क क्या आता है? दो चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। एक तो ये कि वाकई में जोश बढ़ता है। अच्छा। इसमें कोई डाउट नहीं। देखिए, इसमें इसे मानने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। हम शो बिजनेस में, और शो बिजनेस में सबसे ज़्यादा आपको किक इस बात से लगती है कि लोग आपको पसंद करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, नोटिस करते हैं। अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको लोग मिलते हैं आकर, तो अच्छा फील होता है। वो माने ना माने होता है, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप कोई अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं और उसे रिकॉग्नाइज किया जाए, उसे सराहा जाए, तो वाकई में वो आपको और मोटिवेट करता है अच्छा काम करने के लिए। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, लेकिन इसके साथ जो है वो ज़्यादा बड़ी बात है, आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती है। लोगों का भरोसा, लोगों का प्यार जो है वो, और इस तरह के अवार्ड्स आपको और ज़्यादा बेहतर काम करने के लिए जिम्मेदार बनाते हैं। तो सिर्फ ये एंजॉय करने वाली बात नहीं कि चलिए अवार्ड मिला है, पार्टी करते हैं, लेकिन इसके साथ आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती, क्योंकि जब आप कुछ लेवल सेट करते हैं जिसकी वजह से आपको अवार्ड मिलते हैं, तो आपको न सिर्फ वो लेवल मेंटेन करना है, बल्कि उसके ऊपर जाकर परफॉर्म करना है। तो मैं ये जो जितने भी अवार्ड्स मिले हैं, इनके लिए फिर से कहूँगा, सिर्फ और सिर्फ 2 तरह के लोग जिम्मेदार हैं। एक तो हमारी पूरी की पूरी टीम, हमारी टीम बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही एनर्जेटिक है, बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत जोश से काम कर रही है, और दिल लगाकर काम कर रही है। तो एक एक मेंबर हमारी टीम का, क्योंकि आप और हम तो शो करते हैं, स्क्रीन पर दिख जाते हैं, ऐसा लगता है हम स्टार हैं, लेकिन पीछे जो मेहनत है, एक्चुअली किसी ने हमें कैमरे के पीछे खड़ा कर दे, या पर्दे के पीछे ले जाए, तो हमें पता चले कि हम कितना आसान काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली। सो एक वो पूरी टीम हमारी इसके अवार्ड की हकदार है। दूसरा है हमारे दर्शक। आपके बगैर तो ये मुमकिन ही नहीं है। देखिए, अगर आप भरोसा न करें हम पर, आप प्यार न दें अपना, और आप न माने, तो कोई भी अवार्ड ले लें, आप कहीं से भी ले लें, लेकिन अगर दर्शक ही ने माने कि हम नंबर 1 हैं, और दर्शक ही ने माने कि हम इसके हकदार हैं, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की, डिम्पी की, शनिवार से लेकर अब तक ट्विटर पर, फेसबुक पर इतने मैसेज हमारे दर्शकों के आए, और सबसे बढ़िया बात है कि वो ये मानते हैं कि हाँ, हम इसके हकदार हैं। अगर दर्शक हमें मानते हैं, तो आपके प्यार से बड़ा कोई अवार्ड है नहीं। अच्छा, इसमें अवार्ड देख रहा था, इसके ऊपर जो ये लगा हुआ है एसली डायमंड नहीं, अगर है तो ये वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा, ये आइडिया बहुत अच्छा है, नीचे वाला, ये आइडिया बहुत अच्छा है। इब्जा, आप सुन रहे हैं ना? अगली बार यहाँ एक्चुअल डायमंड हो। माय गॉड, क्या बात है! ये तो कोहिनूर से बड़ा डायमंड, कोहिनूर से बड़ा डायमंड। आई डोंट नो कोहिनूर कितना बड़ा है, बट डिम्पी की कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट है, सही डायरेक्शन में ये। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं, हमारे लिए डायमंड से कम नहीं। हाँ, खैर इसमें तो कोई डर नहीं है। खैर आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बदौलत ही हम इस अवार्ड को जीत पाए हैं। आपकी बदौलत, आपके प्यार के बदौलत ही हम यहाँ पे खड़े होकर इस कॉन्फिडेंस के साथ इस मंच पे जो बात कह सकते हैं, वो आपके हित की, और आपसे ही हमको कॉन्फिडेंस मिलता है। सर, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई।
तो खैर इस अवार्ड के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आगे ऐसे कई अवार्ड्स और जी बिजनेस को जरूर मिलेंगे और ये ना केवल हमारी उम्मीद है बल्कि हमको पक्का विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, इस तरह के अवार्ड आपको जी बिजनेस की स्क्रीन पर लगातार आपके साथ, आपके मोहब्बत, आपके प्यार के साथ हमको मिलेंगे। ट्रिगर्स, आज के ट्रिगर्स देखते हैं। बाजार बहुत तेजी से चला, पिछला हफ्ता एक ही चीज थी, वो था जोश हाई था। क्या ये हफ्ता भी पूरा जोश हाई रहेगा मार्केट के अंदर? संकेत तो कह रहे हैं यस, जोश हाई रहेगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से जो संकेत मिल रहे हैं, एसजीएक्स के निफ्टी के फ्यूचर्स को 11,500 के पार लेके आए हैं और हमने भी क्लोजिंग कोई बहुत बुरी नहीं की है, हम भी 11,426 पे क्लोज करके गए हैं। अब आते हैं रुपए की मजबूती, इसने तो क्या कमाल किया और पिछले सत्र भी यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी 69.9 पे इसकी क्लोजिंग मिली है और 26 पे से मजबूत हुआ है, रिकॉर्ड स्तरों पर है। यूएसएफडी से ल्यूपिन को फिर से एक तकलीफ आती हुई दिख रही है, क्योंकि इनकी जो यूएस में एक इकाई है उसमें भी कामकाज को लेकर थोड़ी सी रोक लगाई गई है। इसके विस्तार से आपको पूजा बताएंगे इस खबर के बारे में। और साथ ही महंगे हो सकते एसी और फ्रिज, क्योंकि वो कच्चा माल है, यानी कि जो इंपोर्ट करके इंस्ट्रूमेंट प्रोडक्ट पार्ट उसके अंदर लगते हैं वो महंगे हो सकते हैं। सरकार ड्यूटी बढ़ाएगी तो इस बार एसी, वॉशिंग मशीन, कंप्रेसर, ये तीनों चीजें महंगी हो सकती हैं। इस पे सरकार अब कुछ योजना बना रही है, भी हुआ नहीं है बट योजना इस पे जरूर बनती हुई दिख रही है। तो 4 अहम ट्रिगर हैं। अब आते हैं फिर आगे बढ़ते हुए ग्लोबल मार्केट के संकेत से लेकर ट्रेंड, ये सब क्या क्या कहते हैं, क्या क्या हो रहा है, एक बार इस पे बात करते हैं। सर पहले तो ग्लोबल मार्केट्स बेहतरीन है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिम्पी देखिए, अमेरिका में तेजी हुई है, हांगकांग का बाजार 100 अंक ऊपर है। हालांकि हम इस वक्त बहुत ज्यादा दुनिया भर के वातावरण को देख नहीं रहे, लेकिन नहीं देख रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जितने दिख रहे हैं उतने अच्छे दिख रहे हैं। 250 अंक आप देखिए हांगकांग ऊपर होता हुआ दिख रहा है, तो मेरे लिए बहुत अच्छे संकेत हैं। अच्छे संकेत इसलिए भी कह रहा हूँ कि कच्चा तेल थमा हुआ है, $67-68 की रेंज में, $1 की रेंज में ये लगातार वक्त बिता रहा है। करेंसी मजबूत होते हुए लगातार होते हुए दिख रही है। तो करेंसी में फिर से देखिए शुक्रवार को 26 पैसे की मजबूती हो गई, तो मेरे लिए संकेत बेहतर है। हाँ, मैं फिर से वो बात दोहराऊंगा जो मैंने शुक्रवार को दोहराई कि करेंसी और कच्चा तेल दोनों ऐसे लेवल के आसपास है जो मेक और ब्रेक है। अगर बहुत बेहतर और बहुत अच्छा मजबूत होना है तब भी ये बहुत अच्छा लेवल के 69 के लेवल के पार निकल कर रुपया और मजबूत होता हुआ दिखे, तो फिर आप देखिए कि नए जोन में जाने की कोशिश कर रहा है, दस्तक देने की कोशिश कर रहा है। कच्चा तेल भी 68 के नज़दीक पहुंचने की कोशिश की, पार नहीं कर पाया, वापस 67 के आसपास है। तो एक आध दिन और इन दोनों संकेतों को देखना है, और अगर ये खराब नहीं होते तो फिर यहाँ से बाजार नए हाइस की तरफ निफ्टी बढ़ सकता है। तो वो आप फिर इसी हफ्ते में उस तरफ बढ़ने की कोशिश करते हुए देखेंगे। तो मेक और ब्रेक वाला लेवल है, लेकिन संभावना जिस तरह का माहौल दिख रहा है उसको देखकर लगता है कि शायद पॉजिटिव साइड पर हम ज्यादा रहे। तो ग्लोबल संकेत बढ़िया है, और जब तक करेंसी कमजोर नहीं होती, और सबसे बढ़िया बात रुपए में जो दिख रही है डीपी वो ये कि जैसे करेंसी कमजोर खुलती है, रिवर्स होकर पूरी की पूरी तेजी स्क्रीन पर बनती है और बंद होते होते हम गेंस को और बढ़ा कर जाते हैं। देखिए शुक्रवार को हम तो ऊपरी स्तरों से गिरे थे, राइट, लगभग हमने 50-75 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दी थी, लेकिन करेंसी तो डेज हाई पर जाकर बंद हुआ ना। तो इसका मतलब एक चीज समझ लीजिए, हमारे मार्केट का कॉन्फिडेंस कम है या ज्यादा है फर्क नहीं पड़ता। करेंसी मार्केट ने जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसी दिन से मान लिया था कि अगली स्टेबल गवर्नमेंट फिर से आने की तैयारी में, और रुपए की अगर एक मजबूती है, ठीक है, एफआईएस के फ्लो, ये सारी चीजें तो पीछे से आई हैं। ये पोस्टमार्टम है, ये डायग्नोसिस नहीं है, दोनों में फर्क है। पोस्टमार्टम आदमी के जाने के बाद किया जाता है, डायग्नोसिस जिंदा में किया जाता है। तो पहले रुपया मजबूत हुआ है, उसके बाद फ्लो आने शुरू हुए हैं। तो फ्लोज जो आ रहे हैं, एफआईएस का पैसा आ रहा है, वो तो इस वजह से आ रहा है कि करेंसी मजबूत हो रही है, और शायद कहीं एफआईएस को ये लग रहा है कि स्टेबल गवर्नमेंट, बेहतर गवर्नमेंट आ सकती है। तो जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक हुई उस दिन से एफआईएस की खरीदारी हो रही है। तो मैं ये कहूंगा कि करेंसी की जब तक मजबूती बनी हुई है तब तक कहीं डरने घबराने की जरूरत है। और ये पिछले 2 हफ्ते से हमने लगातार स्टैंड रखा है, कोई भी ट्रिगर बाजार में मत देखिए, सिर्फ और सिर्फ रुपए को देखिए। जब तक रुपया मजबूत है कोई बाजार को हिला नहीं सकता। आज भी वही देखें, हमेशा जब तक कि ट्रिगर्स में बदलाव ना हो। हम कौन सा हांगकांग पे ट्रेड कर रहे हैं, हम कौन सा अमेरिका पे ट्रेड कर रहे हैं, कर ही नहीं रहे। और मैं बताऊं, बाजार को एनालिसिस करने का सिंपल तरीका यही है, और मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि ताकि आप लोगों को भी पता चले कि आपको बाजार को किस तरह से देखना है, किस वक्त कौन सा ट्रिगर बाजार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उस ट्रिगर पर फोकस कीजिए। और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ रुपया है। ठीक है, ये एफआईएस की खरीदारी तो शानदार, कोई डाउट ही नहीं। हालांकि इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स है, कुछ ब्लॉक डील्स हैं, उसकी वजह से भी है, लेकिन पैसा तो पैसा है, दमदार आ रहा है, और वो बहुत ही पॉजिटिव है। उसके अलावा अगर आप देखें घरेलू फंड्स, ये अच्छे दिख रहे हैं। ये नेगेटिव साइड पे माफ़ कीजिएगा, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल हैं,
सेंटिमेंट तो बहुत ही पॉजिटिव है और ट्रेंड भी बहुत ही पॉजिटिव। तो आज के निफ्टी के निर्णायक लेवल से करते हैं शुरुआत। तो आज का निफ्टी का निर्णायक लेवल निफ्टी का ही दिया है, बैंक निफ्टी का मैंने नहीं दिया। निफ्टी का निर्णायक लेवल है 11,400 का। 11,400 के ऊपर है तो आप बेहतर है। बैंक निफ्टी ना देने की वजह भी बता दीजिए। वो भी बताऊंगा मैं आपको, बिल्कुल बताऊंगा, मुझे मालूम है ये सवाल आने वाला है। लेकिन उससे पहले निफ्टी की जो रेंज है 11,400 से 11,500 की रेंज है। इस रेंज पर फोकस कीजिए। आज मैंने एक ही रेंज दी है, लेकिन डिम्पी इसके अलावा एक और रेंज जो देना चाहता हूँ जिस पर फोकस कीजिए, ये है 11,340 से लेकर 11,525। ठीक है, इस रेंज के जिस तरफ बाजार निकला बाहर, बड़ा मुंह 200 पॉइंट का और आने की तैयारी। 150-200 पॉइंट आपको फटाफट मिलेंगे। उसके बाद हो सकता है 300 पॉइंट का मुंह भी वहां से दे, यानी कि 11,340 के नीचे जाकर अगर आप ट्रेड करना शुरू करें, टिक जाएं, क्लोज दें, तो उसके बाद हो सकता है आपको, मतलब बेसिकली 11,300 11,350 वो रेंज है जो निफ्टी पर बेहद मजबूत सपोर्ट जोन है, क्लोजिंग के लिहाज से भी और इंट्राडे लिहाज से भी। अगर अब 11,300 11,340 की रेंज को तोड़कर आप नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो एक करेक्शन 11,300 तक का बन भी सकता है, 11,000 तक का बन भी सकता है वापस से। लेकिन 11,500 11,525 की रेंज पार करके अगर आप बंद हो जाए और फिर से ट्रेड करना शुरू करें तो 11,800 के आसपास के जो लाइफ टाइम आई है वहां तक बाजार जाने की कोशिश कर सकता है। तो इस रेंज पर फोकस कीजिए। इस रेंज के जिस तरफ बाहर निकलेगा एक बड़े मूव की तैयारी कर लीजिए। ठीक है, अब बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी 29,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बैंक निफ्टी पर बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर 29,000 नहीं तोड़ता है तो आपको बिल्कुल कहीं कोई मंदी के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप फर्स्ट क्लास हैं, परफेक्ट हैं, तेजी में हैं, बहुत ही शानदार है। ठीक है, लेकिन 29,500 के पार निकले और ज़्यादा स्पेसिफिक लेवल चाहिए तो 29,550 कर लेता हूँ, 50 बन गया तो फिर आपके लिए वो खुला आकाश है, ब्लू स्काई जोन। उसके बाद ये 29,900 30,000 के पहले नहीं रुकेगा। ये हर 500 पॉइंट मिल रहा है मुझे। 28,500 के ऊपर 28,900 मिला, 29,100 के ऊपर मुझे 29,500 मिला, 29,550 के ऊपर मुझे 29,900 30,000 मिलता है। तो इसके ऊपर मतलब कुछ भी हो सकता है। एक ही इश्यू है कि जो पिछले दो 500 पॉइंट मिले उसके मुकाबले में इसकी रफ्तार थोड़ी कम हो सकती है। क्यों? क्योंकि शुक्रवार को वीकली सीरीज का पहला दिन था, आज दूसरा है। अभी भी उतने शॉर्ट्स नहीं है बैंक निफ्टी में पहले दिन के हिसाब से। इन बाकी दोनों जो मूव मिले ना उसमें शॉर्ट्स थे, कवर हो गया है, तो शॉर्ट कवरिंग फास्ट हुई। जाएंगे आप 29,900 30,000 की तरफ से, लेकिन वो स्पीड में ये कहता था कि रॉकेट हो जाएगा, आग लग जाएगी, वैसा नहीं होगा, लेकिन जाएंगे ऊपर की तरफ। तो 29,550 ये पार करने के बाद निफ्टी में मंदी में मत रहिएगा। अच्छा, हाँ, ये बहुत वैसा ही है जैसे आप पहले 28,500 का और 29,100 के ऊपर कह रहे थे। बिल्कुल। ठीक है, अब आते हैं जरा निफ्टी की आज के कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज पे। 11,325 11,375 दिन के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज है और क्लोजिंग के लिहाज से 11,300 11,350 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज है। ठीक है, बैंक निफ्टी पे 29,000 29,100 मजबूत सपोर्ट जोन है, इस पर फोकस कीजिए। ठीक है, अब इसी चीज़ पे भी जान लेते हैं कि जिनके पास ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशंस है। देखिए निफ्टी की लॉन्ग पोजीशंस तो आपके पास होंगी, हम तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से बता रहे हैं। हाँ, प्रॉफिट आपने हफ्ते के हिसाब से बुक कर लिया वो एक अलग बात है, लेकिन जिनके पास अभी भी लॉन्ग पोजीशंस खड़ी है, 50% बुक भी हो चुका है, उनके लिए क्या करना है? देखिए, जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है उनके लिए एक सिंपल चीज़ ये है डिम्पी की स्टॉप लॉस रखना है इंट्राडे में भी और क्लोजिंग में भी 11,340 एक ही दे दिया। अच्छा, मैंने कहा ताकि आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो कि दो स्टॉप लॉस कहाँ रखें, क्या करें। तो 11,340 आपका स्टॉप लॉस का लेवल हो गया। ये तो उस रेंज का भी स्टॉप लॉस ही है जिस रेंज के नीचे आने पर आप कह रहे हैं बड़ा फॉल भी। क्लोजिंग बेसिस पर भी इंट्राडे भी एक ही रख लीजिए। आज मैंने कहा कि जितने कम लेवल हो आदमी उतना कंफ्यूज कम रहता है। तो 11,340 आपका स्टॉप लॉस हो गया। अब आइए बैंक निफ्टी पर 29,000 आपका स्टॉप लॉस हो गया, क्लोजिंग के हिसाब से भी और इंट्राडे के हिसाब से भी, दोनों के लिए। तो दोनों के स्टॉप लॉस लेवल एक ही है, 29,000 और 11,340। 11,340 और 29,000 दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज है। ये टूटने पर ही आप बिगवाली के बारे में सोचें या फिर रखें, नहीं तो अदरवाइज लॉन्ग पोजीशंस में है तो फिर बने रह सकते हैं। कॉन्फिडेंस बरकरार रहना चाहिए। आगे आते हैं शॉर्ट पोजीशंस, तो खैर कुछ बची नहीं। अगर बची शॉर्ट पोजीशन हमने परसों राय दी थी गुरुवार को, और इसलिए उसका स्टॉप लॉस 11,400 दिया था कि 11,400 के पार होते ही शॉर्ट बिल्कुल काट लें और 29,100 के ऊपर शॉर्ट काट लें। और 29,100 के ऊपर अगर आपको याद हो तो मैंने ये भी कहा था कि डबल लॉन्ग करें। हाँ, उल्टा करें। हाँ, उल्टा भी करें। और उसके बाद 29,500 नॉन स्टॉप आएगा। तो अगर अब भी आपकी शॉर्ट है तो वो आपकी मर्जी से, हमारी मर्जी से नहीं। हमारी मर्जी से तो अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपका लॉन्ग होना चाहिए, नहीं कि शॉर्ट होना चाहिए। बहुत ठीक है, डन। अब सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ये पिछले हफ्ता तेज़ी का था, रुपए की मजबूती है, सब कुछ ध्यान में रखते हुए कि हम इलेक्शंस के और बेहद करीब जा रहे हैं डेट्स के, तो निफ्टी की पोजीशंस आज बनाई कैसे जाएं? देखिए, निफ्टी में नई पोजीशन बनानी है
तो एक चीज का ध्यान रखें, वैसे भी गैप के साथ वापस हो सकता है बाजार खुले, हो सकता है 20-25 पॉइंट गैप मिले आज फिर। जो भी मिला अब खरीदना चाहिए। और इंट्राडे के लिए आपका स्टॉप लॉस होगा 11,375 का। ये क्लियर कट है कि 11,375 इंट्राडे स्टॉप लॉस के। इसमें खाली ये चेंज कर लें, 11,275 11,300 की रेंज में खरीदें। ये रेंज हटा दें क्योंकि ये रेंज मेरी शुक्रवार की कट कॉपी पेस्ट में हो गई। नकल में अकल नहीं लगाई थी तो कभी कभी कट कॉपी पेस्ट में ही गड़बड़ हो जाती है। तो स्टॉप लॉस ही ध्यान रखिए, खरीदे निफ्टी खरीदे अनकंडीशनली, कोई कंडीशन नहीं है। 11,375 ये है स्टॉप लॉस का लेवल। 11,475, 11,500 और 11,550 तक के टारगेट के लिए, 3 टारगेट के लिए निफ्टी में आपको करनी है खरीदारी। मोटा मोटी निफ्टी खरीदे, स्टॉप लॉस 11,375 का, टारगेट 475, 500, 550, 3 टारगेट आपके हो गए। अब बैंक निफ्टी और शॉर्ट ही पूछा आप। शॉर्ट तो अब कॉन्फिडेंस देखने के बाद बाजार का मूव देखना हिम्मत ही नहीं हो रही कि शॉर्ट पूछा भी जाए। वैसे भी क्लोजिंग बेसिस का एक स्टॉप लॉस तो आया हुआ है 11,340 वाला। शॉर्ट करने की राय है भी नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम बजाय ऊपरी स्तरों पे शॉर्ट करने के निचले स्तरों पर खरीदारी का मौका देखेंगे, शॉर्ट नहीं। आज शॉर्ट कॉल नहीं है। अच्छा ठीक है, हफ्ते के आप फर्स्ट डे ऐसा कह रहे हैं कि तो ये पूरा हफ्ता फिर से झमाझम चलने वाला है। अब जरा बैंक निफ्टी के बारे में राय दीजिए। बैंक निफ्टी स्टॉप लॉस दूर है, लेकिन ये दूर है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। मैं क्या करूँ, अगर बाजार ही ऐसे भाग रहा है तो 29,000 ये बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस होता है। छोटा स्टॉप लॉस लगाना तो 29,200 लगा सकते हो, लेकिन एक्चुअल स्टॉप लॉस तो 29,000 ही है। 29,000 का स्टॉप लॉस खरीदे। 29,500 का टारगेट है पहला। दूसरा टारगेट आप ही पढ़ दें, 29,900 का टारगेट है। ये तो सारा जो भी ब्लॉक है 500 का ब्लॉक हो चुका है। 500 अब 100-200 तो बैंक निफ्टी देख भी नहीं रहा। मैं आपको बताऊं, 29,500 के ऊपर मेरे पास डेटा ही नहीं है डिम्पी, मैं क्या करूं। डेटा ही नहीं है कि मैं आगे का आपको लेवल बताऊं कि आगे कहां जा सकता है। 29,600, 700, 800 सब जगह 2-2 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। 29,500 में 6 लाख शेयर हैं कॉल्स में। जैसे आप पार करेंगे 29,550 पार होना तो किसी को पूछना मत, मेरे बोलने का इंतजार करना मत, शॉर्ट काट लेना, डबल लॉन्ग कर लेना। ठीक उसी तरह से जैसा शुक्रवार को बोला था, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारी भी इमोशंस है, ग्रीड एंड फियर हमारी भी है। मैं भी अगर किसी लेवल को बैंक निफ्टी ने पार किया तो मैं भी 2-4 मिनट देखना चाहता हूँ। हाँ, पक्का हो जाए। हाँ पक्का हो जाए भाई। बजाय इसके मेरे लिए सिंपल चीज़ है क्या कि आपका प्रॉफिट होना हो, मुझे लॉस नहीं होना चाहिए, ये मुझे पहले ध्यान रखना है। लेकिन आपके केस में क्या है, आपको तो अपना कॉल लेना है। हाँ। तो सिंपल चीज सबसे पहले तो आपको ये कि अगर आप शॉर्ट है तो शॉर्ट तो काटें। हाँ। लॉन्ग करने की हिम्मत आप चाहे मेरे लिए वेट कर लें या आपको समझ में आए तो कर ले, क्योंकि तो और होता क्या है, कभी कभी इतनी तेजी से भागता है कि मौका ही नहीं मिला। तो इसलिए आप आज भी ध्यान रखिए, 29,550 बैंक निफ्टी क्रॉस कर ले तो उसके बाद किसी का इंतजार मत कीजिएगा कि कोई कहे कि डिम्पी जी हाथ पकड़ के बोले कि भाई खरीदिए, वो चक्कर में पड़ना मत, आप अपने हिसाब से कर लीजिए। ठीक है, 29,550 आज का निर्णायक लेवल होगा इस लिहाज से देखने के लिए कि अगर आप शॉर्ट से तो इससे कम बाहर आएँ और डबल खरीदें, ये ज़्यादा ठीक हो सकता है। अब आज के विक्स और पीसीआर पे ये कंफर्टेबल है? पीसीआर थोड़ा हायर साइड पे है, 1.77 पर रहेगा, थोड़ा और बढ़ जाएगा तो फिर हम तनाव में आएंगे। अभी ठीक है मतलब अलर्ट वाली सिचुएशन नहीं है, लेकिन हाँ ऊपर तो है ही। ठीक है, अब जरा इससे पहले हम कुछ आपको एफआईज और एफ&ओ का आंकड़ा बताया। मैं एफ&ओ के पहले बैन वाले शेयर बता देता हूँ। टोटल 6 शेयर्स हैं बैन में। कोई जो नया एंट्रेंस आया वो रिलायंस कैपिटल के तौर पर आया। आउट ऑफ बैन बीएमएल, उसकी हम बात कर रहे थे कि 81% का है, बिल्कुल ऑन द बॉर्डर था, ये बाहर हो गया है, इस पे बैन से बाहर चला गया। तो आज बीएमएल बड़ा ध्यान देने वाला शेयर होगा, ये बैन की ही वेट कर रहा था जिससे बाहर कब आऊँ। रिलायंस पावर ये भी आउट ऑफ बैन हो चुका है। 4 शेयर बैन में होंगे, आईडीबीआई, जेट एयरवेज, रिलायंस इंफ्रा और अदानी एंटरप्राइजेस, ये बैन में रहने वाले शेयर्स हैं। सर अब जरा एफआईज के आंकड़े, आप कह रहे थे कुछ एडजस्टमेंट्स भी हैं बट आंकड़े तो बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं। 4,000 करोड़। हाँ, वेनगार्ड ने बड़ी खरीदारी की, 2,500 करोड़ के आसपास की वो खरीदारी है। अब वो खरीदारी कोई पी नोट्स का ट्रांसफर है या एक्चुअल खरीदारी मुझे पता नहीं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ डिम्पी की ऐसे देखेंगे तो काफी सारे शेयर्स उसमें दिख रहे थे, ढेर सारे 8-10 स्टॉक है उनकी लिस्ट में जो उन्होंने खरीदे हैं। वेनगार्ड पी नोट्स वालों के लिए ट्रेड करने के लिए जाना माना जाता है, ठीक है, और वो मिड कैप्स का मास्टर है। तो वहाँ मिड कैप्स में अगर आपको पी नोट्स में खरीदारी करनी तो लोग 3-4 लोग नाम जो लेंगे उनमें वेनगार्ड होता है हमेशा। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो एडजस्टमेंट है या फ्रेश खरीदारी, इसका मुझे पता नहीं। इसकी रीज़न ये कि 4,300 करोड़ की खरीदारी आपको कैश में दिख रही है, लेकिन सामने 2,500 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स भी, स्टॉक फ्यूचर्स भी दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्लियर कट है कहीं कहीं पोजीशन शिफ्ट हुई है। तो मेरे लिए फ्रेश खरीदारी शायद 2,500 करोड़ से ज़्यादा की नहीं है, और उतनी की उतनी बिकवाली है घरेलू फंड की 2,130 करोड़ की, करेक्ट।
तो मेरे लिए डेटा मिले जुले से हैं, न्यूट्रल से हैं, है पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई डाउट नहीं है एफआईएस की तरफ से। करोड़ रुपए के आसपास की फ्यूचर्स के अंदर ये कुछ इंडिकेशन कर रही है बाजार के अंदर चर्निंग का? क्योंकि उस दिन भी हम सुन रहे थे कि नितिन मुरारका भी कह रहे थे कि वो आईटी के अंदर बाइंग आ रही है। टिपिकली बैंक और आईटी इकट्ठे चलते नहीं है। तो वो एक संभव है कि वो पॉसिबल है कि चर्निंग हो सकती है। थोड़ा संकेत पहला बैंक निफ्टी की तरफ से चर्निंग का आया भी है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग पहली बार हुई है। देखते हैं, आई मीन इसलिए मैं आज कह रहा हूँ कि 29,500 29,550 ये कंजेशन जोन है, इसके पार निकले तो फिर वो बैंक निफ्टी का करेक्शन आधे दिन का जो होता है 2 घंटे का होता है उतना ही है। अच्छा। हाँ, मतलब जो दिनों के करेक्शन घंटों में बदल गए, घंटों के करेक्शन मिनटों में बदल गए, और महीनों के मूव भी घंटों में हो गए। हाँ, तो वैसा हाल है। ठीक है, अब जरा F&O के आंकड़ों पर आ जाते हैं। F&O के हिसाब से निफ्टी में सबसे पहले क्या चीज़? भाई साहब, निफ्टी में हो क्या रहा, 32 लाख शेयर जुड़े हैं ओपन इंटरेस्ट में एक ही दिन में, और करीबन 50 लाख शेयर पिछले हफ्ते जुड़ चुके हैं। तो मतलब ऐसा भर के गोडाउन भर के, मतलब जो 4,000 करोड़ एफआईएस बंसल जी की लैंग्वेज में ओवरलोडेड, ओवर कैपेसिटी, मतलब जिसे जिसे जो एडजेक्टिव्स आप लगा सकते हैं वो सारे करके 32 लाख शेयर निफ्टी खरीदना एक दिन में, अमेजिंग, अल्टीमेट है। प्रीमियम 44 पॉइंट की है। बैंक निफ्टी में 2.25 लाख शेयरों की खरीदारी हुई है। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि तगड़े लॉन्ग पोजीशंस बनाए बैंक निफ्टी में, और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़कर आया तो इसका मतलब क्लियर कट है, खरीदारी जबरदस्त है। अब आइए आप बैंक निफ्टी के डेटा के लिए पहले निफ्टी बात कर लें। 10,400 वीकली में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट पर है, लेकिन उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डेटा छोटे हैं। 10,400 निर्णायक लेवल क्यों है? 10,400 के पुट पर टोटल मिलाकर है 29 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट डिम्पी, और 10,400 के कॉल पे है 25 लाख शेयरों का। तो अगर आप 10,400 के नजदीक आएंगे तो जो कॉल राइटर्स जिन्होंने मंदी की पोजीशन बनाई है, माफ कीजिएगा 11,000, 10,000 की आदत। आज सुबह भी एक बार हमने 10,400 आज ही बोल देंगे, आज सुबह भी सुबह 7 बजे, हालांकि बारे में हमने करेक्ट कर दिया, दर्शकों को अच्छी तरह से पता है, वो डिस्काउंट करके चल रहे हैं। हाँ, रीसेट करना पड़ेगा। मतलब अभी तक वो वीकेंड वाली माइंडसेट में वो अभी लगता है कि मतलब अभी 10,000 वाले मोड में वापस चले गए। 11,000 अब से 11,000 आएगा, बिल्कुल 11,400 ये है निफ्टी का निर्णायक लेवल, ठीक है। तो इसलिए दोनों जब बराबर ओपन इंटरेस्ट है तो 11,400 के आप नजदीक पहुंचेंगे तो तुरंत प्रभाव से वहां पर शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी भी आती हुई दिखेगी। ऊपरी स्तरों पर 11,500 इसलिए अहमियत वाला है, मंथली बेसिस पे आप देखेंगे तो 11,500 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 31 लाख शेयरों का, वहां थोड़ा सा रुकना है, उसको पार करेंगे तो 11,600 तक की जगह बन जाएगी। ये होगी आपकी निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी अब हाँ, बैंक निफ्टी में क्या है, 29,000 29,200 ये वो रेंज है जहाँ मजबूत सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि 29,000 के पुट पे है 7 लाख शेयर और 29,200 के पुट पर हैं लगभग 2 लाख शेयर। तो 29,000 सपोर्ट मान के चलिए बड़ा वाला, यहाँ पर सिंपल चीज़ है। तो 29,200 के ऊपर 29,000 से लेकर 29,200 के रेंज में जब भी निफ्टी आएगा वहाँ पर खरीदारी हो जाएगी, ठीक है। अब तेजी कब होगी बड़ी? 29,500 के कॉल्स पे 6 लाख शेयर हैं, जैसे आप इसको पार करके ट्रेड करना शुरू करेंगे, फ्रेश खरीदारी, फ्रेश तेजी और बनती हुई दिखेगी, शॉर्ट कवरिंग बनती हुई दिखेगी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी बैंक निफ्टी के। अब आते हो सकता है एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, हो सकता है शुक्रवार के सेशन के बाद बैंक निफ्टी बैक सीट पर चला जाए, हो सकता है आईटी और दूसरे सेक्टर से आगे बढ़ने की कोशिश करे। अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना है? अगर ऐसा होता है तो आपको ये करना है, 29,000 से 29,200 की रेंज को बैंक निफ्टी को मजबूत सपोर्ट मान के चलना है, ठीक है। और 29,400 से लेके 29,500 की रेंज में सप्लाई जोन मानना है। और मैं ये चाहता हूँ कि बैंक निफ्टी इस रेंज में 1-2 दिन वक्त बिताए, ना 29,000 के नीचे जाए ना 29,500 के नीचे जाए। ये ज़रूरी है, कंसोलिडेशन बहुत ज़रूरी है। ये भाई साहब इतनी स्पीड से मत भागो, गिरने का डर रहता है। हल्की ठोकर में भी गिर जाते हैं फिर आप, है ना। मतलब आप अगर हल्के हल्के चल रहे हैं और नीचे पत्थर आया तो थोड़ा सा चुभेगा, और भागते वक्त तेजी से 100 मीटर की दौड़ लगा रहे हैं और वही पत्थर आए तो वो तो सर्जरी करवाएगा फिर। सर्जरी करवाएगा ना, तो बस इसीलिए समझ गया आप। ठीक है, तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में चर्निंग का भी एक एग्जांपल आपके सामने। अब दूसरा, अब आगे बढ़ते हुए ये देख लेते हैं आज के शेयर हैं कौन से, आज के स्टॉक ऑफ द डे। तो आज के शायद दो रखे हैं डीपी जी आज। पहला तो है माइंडट्री, जहां पर खरीदारी करने के लिए इंटरेस्टिंग हो गया ये स्टॉक अभी। एक्चुअली एक तरफ है ना, L&T को लेना है,
दूसरी तरफ सिद्धार्थ साहब को बेचना है, सिद्धार्थ साहब को एलएनटी को नहीं बेचना है, एलएनटी को माइंट्री लेना है, तो आपस में झगड़े टंटे चल रहे हैं। अब ये भी नहीं समझ में आ रहा कि प्यार मोहब्बत से डील करना चाहते हैं या लड़ाई झगड़े से। एक चीज तो ये, कुछ खबरें ये बताती है कि हाँ हो जाएगी डील आपस में, कुछ खबरें ये बता रही कि नहीं इन्हें बेचना है लेकिन इनको नहीं बेचना है। अब दूसरी बात, एक बड़ा डेवलपमेंट जो हो गया इस वीकेंड का, वो है कि 20 तारीख को बोर्ड बैठक हो रही है और उस पर बायबैक पे विचार होगा। भाई अगर आप सिद्धार्थ साहब को बेचना ही है तो बायबैक क्यों कर रहे हो? यही बात है। हाँ? इसलिए कर रहे हैं बायबैक कि ताकि बायबैक करके मैं तो बायबैक में दूंगा नहीं शेयर अपने, जिसको बेचना हो वो बेच दे, ताकि मेरी प्रमोटर शेयर होल्डिंग इनडायरेक्टली ऊपर हो जाए और मैं ज़्यादा प्रीमियम कमांड कर सकूं। ये है बायबैक। इस वक्त बायबैक ही है। इतने दिनों से तो आप 2 महीने से 3 महीने से तो ढूंढ रहे हो बायर, मेरी स्टेक कौन ले ले, मेरी स्टेक कौन ले ले। अब आपको बायबैक करना है, इसका मतलब क्लियर कट है, प्रोमोटर्स को इनडायरेक्टली अपनी स्टेक बढ़ानी है। जब 2 तरह के लोग, एक तरफ एलएनटी हो और एक तरफ वीजी सिद्धार्थ हो, माइंट्री वाले, ये दोनों आपस में लड़े, तो 2 बड़े लोगों की लड़ाई में फायदा होता है आप जैसे छोटे शेयर होल्डर का, कि उन्हें अब 950 960 में नहीं, शायद ऊपर में डील करनी पड़ सकती। और एक चीज़ समझ लीजिए, अब तक का मेरा अनुभव जो है वो ये कहता है कि जब भी हॉस्टाइल टेक ओवर की तैयारी हो, जो आदमी भाई आप जबरदस्ती किससे कब कंपनी छीनने की कोशिश करोगे, जब आपको इस भाव में बहुत आकर्षक दिख रही है ना। अगर आपको आप बोलेंगे अनिल जी इस पेन का दाम 100 रुपये है, मैंने कहा डिम्पी जी आप ही रखो, और मैं मार्केट में इसका भाव चल रहा है 5 रुपये, ठीक है, और मुझे लगता है 25 का तो भाव होना ही चाहिए इसका, तो मैं 5 में आपसे छीनने की कोशिश करूंगा। करेक्ट। जब मार्केट भाव 5 रुपये चल रहा है, लीजिए डिम्पी जी दे दीजिए, डिम्पी जी के नहीं 25 तो कम से कम वैल्यू है इसकी। तो यही माइंट्री में हो रहा है। तो अगर एलएनटी एग्रेसिव होता है, प्रोमोटर एग्रेसिव होता है, मुझे मजा आएगा, तो भाव ऊपर ही आएगा, भाव ऊपर आना चाहिए। अब ये अलग बात है कि वोलेटाइल रहेगा स्टॉक डील होने तक, कभी अच्छी खबरें कभी खराब खबरें ये सब आएगी, वो आपकी ताकत होनी चाहिए उन खबरों को पचाने की, लेकिन एक्शन भरपूर रहेगा और मेरे हिसाब से शेयर होल्डर्स के लिए कम से कम नीचे की रिस्क खत्म हो जाती है डिम्पी। तो इसलिए इसको कैश के लेवल दे रहा हूँ, 940 के स्टॉप लॉस से खरीदना चाहिए, 965 और दूसरा टारगेट 985 तक का भी बन सकता है। ठीक है, तो आपकी सलाह के बाद एक चीज़ कही जा सकती है कि माइंट्री में माइंड इट, ध्यान रखें, माइंड इट। ठीक है, दूसरा शेयर कौन सा है? ग्रासिम का एनालिसिस है, बजाय शेयर खरीदने बिकवाली की राय की बजाय। देखिए पहली चीज तो क्या है, जो इतना बड़ा टैक्स नोटिस आ गया है, अरे वो कहते हैं कि मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर जवाब देना हलवा है क्या कि आप ऐसा 6000 करोड़ का टैक्स 5000 करोड़ का ले जाएंगे, मजाक है क्या? भाई साहब एज ए सीए मैं ये तो कह सकता हूँ कि डीमर्जर और डिविडेंड में क्या फ़र्क होता है मुझे पता है। अब आप डीमर्जर को डिविडेंड की तरह मानेंगे और ये कहेंगे कि नहीं 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 ये तो आप डिविडेंड बांट रहे हैं, अरे क्या मजाक कर रहे हैं। तो ये सस्टेनेबल नहीं, ये मेरा मानना है। सेंटिमेंटल इम्पैक्ट हो सकता है, इतना बड़ा नोटिस आता तो सबका वो रहता है कि अरे भाई ये क्या है। तो मेरा ये मानना है अगर इसको ट्रेड करना है तो पहली ट्रेड पे तो आपको इसको शॉर्ट कीजिए 810 तक के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस लगा लीजिए 835 का, ये लेवल सारे फ्यूचर्स के दे रहा हूँ। अगर जरूरत से ज़्यादा नीचे आ जाए तो फिर मेरे दूसरी स्ट्रेटेजी पे चले जाइए, प्लान बी। प्लान बी ये है कि नीचे में खरीदना है, 795 से 805 वो परफेक्ट रेंज है जहाँ पे मिले तो खरीदना चाहिए। कुछ नहीं होगा, ये सब टैक्स वैक्स नोटिस में बिल्कुल डरिए मत, घबराइए मत। नीचे में तेजी के बाजार में ऐसी खबरें चाहिए ताकि आपको स्टॉक नीचे में मिले, ठीक है ना। तो 795 से 805 की रेंज में खरीदना है, स्टॉप लॉस 790 का लगा लीजिए, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली भले हम कैसा भी एनालिसिस करें, बाजार है, किसी का मूड खराब भी हो जाए कि नहीं मुझे बेचनी है, इतनी बड़ी लाइबिलिटी अगर टैक्स की आ सकती है तो स्टॉप लॉस रखिए 790 का। हो सकता है हमारा एनालिसिस गलत पड़ सकता है, ठीक उस तरह से जैसे ल्यूपिन उस दिन एनालिसिस गलत पड़ा, लेकिन अब आज देखिए सारे डाउनग्रेड सर एक के बाद एक खबरें आ रही है। अब आज सबके लेवल्स आएंगे, एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है। मैं आपको एक चीज़ कह सकता हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस गलत नहीं होगा, हाँ भाव से गलत हम हो सकते हैं, उसकी संभावना है, क्योंकि मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट इज गॉड। मार्केट में कौन सी स्टॉक का भाव कब किस वक्त होना चाहिए या आप में या कोई नहीं डिसाइड कर सकता, लेकिन एनालिसिस क्या सही होना चाहिए वो तो काफ़ी हद तक हम डिसाइड कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसी एनालिसिस के बेसिस पर अग्रासिव में आज आपको दो स्ट्रेटजी मिली है। पहला शॉर्ट करने की, जिसमें 835 का स्टॉप है, ज़्यादा गैप के साथ ना खुले तो एक बार इसका मौका भी उठाइएगा, गैप डाउन। और अगर आपको मिल जाए 800 के नीचे तो 795 800 की रेंज में इसको प्लस भी कर सकते हैं, तब 790 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये सारे के सारे भाव जो आपके सामने रखे जा रहे हैं फ्यूचर्स के हैं, ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे भाव फ्यूचर्स के हैं जो भी 830 पे बंद हुआ है।
खैर आज हम आज का हीरो भी आपके सामने रखेंगे 9 बजे, लेकिन उससे पहले आज हमारे साथ संदीप जुड़े हैं आपको खबरों वाले शेयर्स बताने के लिए। पूजा भी आपको खबरों वाले शेयर्स बताएंगे, दिवांशी हमेशा की तरह ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट। तो संदीप कीजिए आप शुरुआत खबरों वाले शेयर्स की। चलिए पहले आपको डिम्पी ट्रिगर्स बताते हैं आज के लिए। 3 सरकारी कंपनियां हैं, भारत डायनामिक्स, एनएलसी इंडिया और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी कि HAL, जिनकी आज डिविडेंड के ऊपर बोर्ड बैठक होने वाली, तो ये स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगी। उसके साथ साथ आज देश का जो पहला रीट IPO है वो खुलने जा रहा है एम्बेसी ऑफिस पार्क का। इनमें 5 रुपये प्रति शेयर की जो डिविडेंड है उसकी घोषणा की गई थी। अब आपको जो एम्बेसी ऑफिस पार्क का रीट खुल रहा है उसकी थोड़ी डिटेल दे देते हैं। जैसे मैंने कहा, देश का पहला रीट IPO है। इसका जो प्राइस बैंड है 299 से 300 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। 20 मार्च तक ये खुला रहेगा और इस IPO में 15.83 करोड़ यूनिट्स बेचने की योजना है इस कंपनी की, जिसके जरिए 4,750 करोड़ रुपए की रकम ये कंपनी जुटाना चाहती है। लॉट साइज 800 रुपए का है और अगर आप एक रिटेल निवेशक हैं तो 2 लाख रुपए तक की जो राशि है वो आप इस IPO में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। इसके अलावा लुपिन, इसके ऊपर आज आपको नजर रखनी होगी। इनकी जो US की सब्सिडरी है नोवल लैब्स, उसको US FDA से OAI मिला है, यानी कि ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड। इनका न्यू जर्सी में यानी कि US में ये प्लांट है जिसको ये OAI मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि US FDA की ओर से जो एक्शन है आने वाले समय में काफ़ी कड़ा हो सकता है और इनको जो कुछ ANDS और जो DMF अर्जियां इन्होंने डाली है US FDA के पास मंजूरियों के लिए, शायद उसके ऊपर रोक भी लगाई जा सकती है। तो इसमें हो सकता है कि आज नेगेटिव एक्शन देखने को मिले। माइंडट्री पर जरूर आपको नजर रखनी चाहिए। अब 20 मार्च को उनकी बोर्ड बैठक होने वाली है जिसमें बायबैक के ऊपर बोर्ड विचार करता हुआ दिखेगा। ग्रासिम अगला स्टॉक है। IT विभाग से इनको 5,872 करोड़ रुपए का नोटिस मिला है। दरअसल ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के लिए इतना बड़ा जो नोटिस है उनको मिला है, क्योंकि 2 कंपनियां जिनके साथ मर्जर हुआ था, AB नूव और AB फाइनेंशियल, उसके चलते ये नोटिस जारी किया गया है। आज DHFL पे भी नजर रखिए। दरअसल इनकी एक जो एसोसिएट कंपनी है उसको लेकर खबर आई है। वाबक पिंकस अवांस फाइनेंशियल में 80% हिस्सेदारी खरीदेगा। जैसे मैंने कहा, ये इनकी एक एसोसिएट कंपनी है जो कि ये WCG के साथ मिलकर चलाते हैं, तो DHFL में भी आज एक्शन काफी रह सकता है। लेकिन आप ध्यान रखिए, आज जो कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस की कंपनीज हैं, गर्मियों से पहले हो सकता है कि AC और उसके साथ साथ जो रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन, इनकी कीमतों में थोड़ा इजाफा देखने को मिले, क्योंकि कच्चे माल पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसमें सरकार की ओर से बढ़ोतरी हो सकती है। उसको अगर पास ऑन किया जाता है तो ये जो तीनों उत्पाद हैं उनकी जो कीमतें हैं उसमें इजाफा देखने को मिल सकता है। वोडाफोन आइडिया पे भी नजर रखिए आज के लिए। इंडिया रेटिंग्स ने दरअसल इनकी जो 6,000 करोड़ रुपए की NCDs है उसकी रेटिंग घटा दी है। पहले ये AA- थी, उसे घटाकर अब A+ कर दिया गया है और आउटलुक नेगेटिव रखा गया है। और आपको ये भी बता दें कि 20 मार्च को ये जो इशू आने वाला है इनका 25,000 करोड़ रुपए के राइट इशू का, उसकी जो रिकॉर्ड डेट, उसकी जो प्राइसिंग है उसके ऊपर फैसला लिया जाएगा। ठीक है, संदीप ने काफ़ी सारी खबरें आपको बताई। पूजा भी आपको खबरों वाले ही शेयर्स बता रही हैं, बताएं पूजा। रिलायंस कम्युनिकेशन पर आज नजर रखिए। अनिल अंबानी को एक बड़ा झटका लगा है और NCLT ने टैक्स रिफंड की अर्जी को नामंजूर कर दिया है और SBI को 260 करोड़ के टैक्स रिफंड ना देने का आदेश किया है। उनका कहना है कि ये पब्लिक मनी है जिसका कि इस्तेमाल सेटलमेंट के लिए नहीं हो सकता और कल का दिन काफ़ी अहम होगा अनिल अंबानी के लिए। कल का डेडलाइन है जब एरिक्सन को 453 करोड़ का बकाया उनको देना होगा। तो रिलायंस कम्युनिकेशन पर नजर रखिए। इसके अलावा 700 करोड़ की रिकवरी के लिए NCLT BSNL जाएगी NCLT। तो रिलायंस कम्युनिकेशन तमाम खबरों के चलते आज फोकस में रहेगा। सेल पर भी नजर रखिए। केयर ने लंबी अवधि के कर्ज को AA- की रेटिंग दी है और आउटलुक भी स्टेबल दिया है। तो सेल पर आज नजर रखनी होगी। SBI और यूनाइटेड ब्रेवरीज पर नजर रखिए। खबर है SBI ने UBL में 2.8% राइट्स के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट में अर्जी दी है। हिस्से की वैल्यू 1025 करोड़ बताई जा रही है और इस पूरे मामले की सुनवाई 22 मार्च को होगी। तो यहाँ आपको नजर रखनी होगी। जुबिलेंट फूड, बांग्लादेश में भी कंपनी ने डोमिनोज पिज्जा लॉन्च कर दिया है गोल्डन हार्वेस्ट के साथ मिलकर और श्रीलंका के बाद ये दूसरा ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है कंपनी के द्वारा। तो आज यहाँ पर नजर रखनी होगी। JNK बैंक ये भी फोकस में रहेगा। आज 185 करोड़ में PNB मेटलाइफ में हिस्सा बेचने का प्रस्ताव दिया है बैंक ने। इसको अभी भी रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिलनी बाकी है, लेकिन इस खबर के चलते आज स्टॉक पर भी नजर रखनी होगी। ऑर्बिट एक्सपोर्ट्स, आज कंपनी की बोर्ड की बैठक है जिसमें कि बायबैक को लेकर कुछ घोषणा हो सकती है। MSTC IPO, इसको लेकर एक अपडेट आ रहा है कि IPO की समय सीमा बढ़ाकर 20 मार्च कर दी गई है क्योंकि काफी ठंडा रिस्पांस मिला था और जो प्राइस बैंड है वो भी घटा दिया गया है। 120 से 128 कर दिया गया है जो नया प्राइस बैंड है उसे। तो आज यहाँ पर भी नजर रखनी होगी। मिश्र धातु निगम बोर्ड ने 1.68 के अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी दे दी है। 26 मार्च इसकी रिकॉर्ड डेट तय की गई है। और आखिर में बात करते हैं बंधन बैंक की। ग्रुप फाइनेंस की मर्जर को RBI की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। ठीक है। तो ये ढेर सारी स्टॉक्स हैं जहां पर खबरों के दम पर एक्शन दिखने वाला है। देवांशी हमारे साथ तैयार ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर। वीकेंड पे बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं देवांशी।
रिपोर्ट्स तो हैं, बताइए। लुपिन पर थोड़े से अंडर परफॉर्मेंस रेटिंग्स यहाँ पे आते हुए दिख रही हैं, क्योंकि जो न्यू जर्सी फैसिलिटी को यहाँ पे OAI मिलता हुआ दिख रहा है US FDA की तरफ से। उसके बाद CLSA ने अपने लक्ष्य घटा दिए हैं, 30 रुपये से लक्ष्य घटाकर यहाँ पे 730 तक के लक्ष्य वो बता रहे हैं। मैक्वारी ने भी अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग को बरकरार रखा है, 716 तक के लक्ष्य दे रहे हैं, और वो मान के यही चल रहा है कि मंडीदीप प्लांट के बाद अब ये दूसरी फैसिलिटी है जहाँ पे US FDA के एक्शंस यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। तो ये रेगुलेटरी इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, और इसके अलावा यहाँ पे जो काफ़ी ANDAs, लगभग 40 ANDAs की जो मंजूरी है वो इस प्लान से अभी भी पेंडिंग है। तो ये थोड़ा सा सीरियस मामला आता हुआ दिख रहा है, इसी के चलते उन्होंने लक्ष्य काटा है। साथ ही CLSA की सीमेंट पर आज रिपोर्ट आई है, जहाँ पे रेमको, श्री सीमेंट और ACC लगातार उनकी टॉप पिक्स है। ये मान के चल रहे हैं कि अगर 1% कीमत में बदलाव होता है तो जो EPS का अनुमान है वो करीब 5 से 8% तक बदल सकता है। और जिस तरह से उतार चढ़ाव यहाँ पे प्राइजेस को लेके देखने को मिल रहा है, तो वो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आगे भी देखने को मिल सकती है। मांग में कितनी बढ़ोतरी आती है उस पर यहाँ पे CLSA ज़्यादा फोकस कर रहा है, लेकिन जो स्टेबिलिटी है वो इन 3 कंपनी में उनको दिखती है। इंफ्रा पर CLSA की रिपोर्ट है, जहाँ पे 3 कंपनीज हैं, NCC, IRB इंफ्रा और साथ ही L&T, जहाँ पे टॉप पिक्स हैं। और जो $14 बिलियन यानी कि 95,000 करोड़ के जो कैबिनेट से मंजूरी मिली है प्रोजेक्ट्स को, वो काफ़ी पॉजिटिव है, और केपेक्स साइकिल यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव होता हुआ दिख सकता है। आज OMCs पर मॉर्गन स्टैनली की पॉजिटिव रिपोर्ट है। IOC और BPCL उनकी टॉपिक्स है, IOC 188 और BPCL करीब 360 तक के लक्ष्य हैं। साथ ही बंधन बैंक पर आज मैक्वारी की नेगेटिव रिपोर्ट है, क्योंकि वो मानते हैं कि जो लक्ष्य वो 400 रुपये है, और जो अधिग्रहण को मंजूरी मिली है और उससे पहले HDFC को ये जो मर्ज्ड एंटिटी है उसमें 5% की जो हिस्सेदारी है और बेचनी होगी, और इससे जो सप्लाई है करीब 3000 करोड़ रुपए की ज़्यादा बढ़ सकती है। इसी के चलते यहाँ पे ये बंधन बैंक के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है, मर्ज्ड एंटिटी के लिए। और साथ ही आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे HSBC और गोल्डमैन सैक्स दोनों की पॉजिटिव रिपोर्ट है। HSBC ने अपना लक्ष्य बढ़ा दिया है, वो मानते हैं कि जो रिटेल सेगमेंट है वो यहाँ से मजबूत परफॉर्मेंस दिखा सकता है। और आखिर में इन्फोसिस पर क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है, न्यूट्रल रेटिंग है, लेकिन मान के चल रहे हैं कि आगे चलकर उनके जो मार्जिन्स हैं उसमें करीब 1% यहाँ पे घट सकते हैं, लेकिन जो डिस्काउंट है TCS के मुकाबले वो थोड़ा सा कम होगा। इसी के चलते थोड़ा सा सपोर्ट या खरीदारी इन्फोसिस में आ सकती है। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट जिस पर आज एक्शन दिखने वाला है। लेकिन इसमें देवांशी ने जो एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट बताई वो है CLSA की सीमेंट पर। सीमेंट पर हो रहा है CLSA बुलिश, और CLSA बुलिश शेयर, अगर आपको ये लगता है कि आपको सीमेंट कंपनी के बारे में सारी जानकारी है, तो फिर आपकी जानकारी को और ज़्यादा अच्छे से बताने का, समझाने का, एक्चुअली मैं फिर से कहूँगा कि आमतौर पर जो प्रोडक्ट आपने देखे हैं, छुए हैं, इस्तेमाल किए हैं, उनके बारे में आपको ये लगता है कि आपको सब कुछ आता है। ये गलतफहमी हमने आपको शुगर सेक्टर की एनालिसिस में दूर करने की कोशिश की थी, और इस हफ्ते फिर से बुधवार सुबह 10:30 बजे हम ये गलतफहमी दूर करने की कोशिश करेंगे कि आपको सीमेंट के बारे में सारी जानकारी है, क्योंकि इस बार रिसर्च गुरुकुल का जो टॉपिक है वो है सीमेंट सेक्टर। आइए देख लीजिए। क्या आपने सीमेंट देखा है, छुआ है, इस्तेमाल किया है? और क्या आपने सीमेंट शेयर में कभी पैसा लगाया है, उनको खरीदा है? खरीदा है ना, लेकिन ऐसे ही बिना सोचे समझे, राइट? तो आइए इस बार हम आपको समझाएंगे सीमेंट सेक्टर की बारीकियां रिसर्च गुरुकुल में। ठीक है, तो इस सीमेंट का जैसे मजबूत जोड़ होता है वैसे मजबूत रिसर्च होगी। हाँ बिल्कुल, मजबूत जोड़ तो है ये मेरा और वरिंदर का रिसर्च के मामले में, और वो लोगों को पसंद भी आ रहा है कि अच्छी क्वालिटी रिसर्च मिल रही है। हम कोशिश करेंगे एक और बढ़िया क्वालिटी रिसर्च आपको मिले। तो सीमेंट सेक्टर पे और मैं ईमानदारी से बताता हूँ आपको कि कौन सी सीमेंट कंपनी खरीदनी है, किस ज्योग्राफी की खरीदनी है, कौन सी सीमेंट कंपनी किस हिसाब से अच्छी, किस हिसाब से ख़राब है, खाली उसका वैल्यूशन क्या है, उसके बेसिस पर अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं तो ये मतलब मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि डिम्पे, ये आप एपिसोड देख लीजिए, आपकी ज़िंदगी की सारी गलतफहमियां सीमेंट के बारे में दूर हो जाएगी। और दूसरी चीज़, आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ सीमेंट सेक्टर में जानता हूँ। तो ये सीमेंट वाला ये एपिसोड मिस मत कीजिएगा। ठीक है, चीनी मर्जर और साथ ही फार्मा यानी चूर्ण की अपार सफलता के बाद अब सीमेंट की बारी। तो रिसर्च में इस बार सीमेंट की बारी है। खैर आगे बढ़ रहे हैं रिसर्च के साथ साथ। देवांशी ने आपको ब्रोकिंग हाउसेस की बहुत सारी रिपोर्ट्स भी बता दी हैं। अब मेहमानों का सिलसिला भी हमारे साथ जुड़ने का हो गया शुरू। विश्वेश हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई स्टूडियो से, सिमी भौमिक कोलकाता से हमारे साथ जुड़ी हैं, कुणाल जी और बंसल जी हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से, और जयपुर से जयपुर वाले संदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैन साहब आपसे ही कर रहा हूँ शुरुआत। ये बाजार कहीं रुकेगा या नहीं रुकेगा? अच्छा, नहीं रुकना, हम तो चाहते नहीं रुके, नहीं रुकना,
तो फिर खरीदना क्या है? आपसे करें शुरू। बाजार आजकल है ना, जैन साहब के ब्याह पे जवाब दे दूं, एक ही जगह रुकता है खाली 3:30 बजे बस। बाकी नहीं रुकता। जैन साहब बताएं, गुड मॉर्निंग। 3:30 बजे अगर बाजार को रुकना है, उससे पहले नहीं रुकना, तो किस में हमको चढ़ना है, क्या खरीदना है? नहीं, बहुत सही कह रहे थे कि 3:30 बजे ही रुकता है बाजार। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, जिस तरीके की तेजी बनी हुई है, थोड़ा और समय एक्सटेंड हो जाए तो और ज्यादा अच्छा है। और जो अनिल जी इसी शो में, मुझे 2 हफ्ते पहले की बात है, जो 12 दिन वाली बात कर रहे थे, जो आपका ही कॉन्सेप्ट निकाला हुआ है, शायद सितंबर अक्टूबर में आपने निकाला था कि साल में 12 दिन ऐसे आते हैं, अब बाकी टाइम तो 1 रन 2 रन लेते रहिए, बाकी चौके छक्के लगाने वाले 12 दिन, एग्जैक्टली वो 12 दिन ये थे। और अब ऐसा लगता है कि देखिए थोड़ी बहुत तो थकावट होगी। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी थोड़ा पीछे चल रहा है। हो सकता है या तो बैंक निफ्टी नीचे आए और या फिर निफ्टी ऊपर जाए। तो मुझे तो यही लगता है पॉजिटिवली कि निफ्टी ही ऊपर जाएगा। ग्लोबल क्यूज अच्छे हैं, करेंसी नीचे है, FIIs की बाइंग ज़बरदस्त है। हालांकि कुछ वो लोग अब अपने हेजिंग मैकेनिज्म को शुरू कर दिया है फ्यूचर्स और ऑप्शंस के ज़रिए, बट फिर भी ऐसा लगता है कि बाइंग आ रही है। तो मेरे हिसाब से तो फिर भी वापस से स्टॉक स्पेसिफिक रहे, मिड कैप स्मॉल कैप में तेज़ी बनती है। और जो भी मुझे ऐसा लगता है कि जो करेंसी से बेनिफिट जिन सेक्टर्स को पहुंचता है वहाँ पे ध्यान दे। सो मुझे लगता है उन टाइप के स्टॉक्स पे मैं, जैसे कि मैंने पिछले कुछ बार मैंने एक्जो नोबेल बोल के एक स्टॉक है आपके चैनल पे रेकमेंड किया था, वहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है। फिर मुझे लगता है कि एक स्टॉक है जो कि चले नहीं है, जैसे कि नितिन स्पिनर्स है, हालांकि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है बट चला नहीं है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है। NIIT लिमिटेड है, वो स्टॉक्स ठीक लगते हैं। तो मिड कैप स्मॉल कैप आइडियाज़ तो बहुत सारे हैं और शो के दौरान और बातचीत करेंगे। ठीक है, लेकिन मान के तो चले रहे हैं कि नितिन स्पिनर्स आपकी लिस्ट में है, NIT टेक आपकी लिस्ट में है, साथ ही साथ एक्सो नोबल ये भी आपकी लिस्ट में है। फिलहाल इस पे तो हम बातचीत करेंगे। सिमी भौमिक बीच हमारे साथ कोलकाता से हैं। सिमी गुड मॉर्निंग, आपकी तरफ से आज के ट्रेड कौन से हैं? गुड मॉर्निंग डिम्पी, गुड मॉर्निंग अनिल जी, पूरा जो पैनल है एनालिस्ट का, सारे सबको गुड मॉर्निंग। आज मैं 3 कॉल लेके आई हूँ, जिसमें एक IDFC फर्स्ट बैंक है, जिसमें मैंने पोजीशनल एक ट्रेड मैंने ढूंढ के लाई हूँ। जब तक ये स्टॉक 50 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, कोई भी डीप में खरीदारी करना पड़ेगा। 56, 58 ये 2 टारगेट्स होगा, पोजीशनल टारगेट्स है। 49, 50 के नीचे स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करेंगे। एक्सेलेंट चार्ट पैटर्न है, अच्छा ब्रेकआउट्स आ रहा है। 50 के ऊपर मेंटेन करने से मुझे लगता है कि ये सीधा हो सकता है कि 60 तक भी चला जाएगा। टारगेट्स मैंने 56 और 58 का ही रखा है। मेरा दूसरा शेयर होगा अदानी ट्रांसमिशन। अच्छा खरीदारी देखा गया था फ्राइडे के सेशन में, ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास बंद भी हुआ था। मुझे लगता है कि इसमें और स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा आज के सेशन में। करंट लेवल पर खरीदने का सलाह होगा, 225 का स्टॉप लॉस होगा। इंट्राडे का टारगेट्स 250, 255 है। और मेरा तीसरा जो स्टॉक है एडवांस्ड एंजाइम्स है, जिसमें अच्छा खरीदारी देखा गया था लास्ट फ्राइडे को, पर फाइनली जाके ये स्टॉक थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग दिखाया था फाइनली, मतलब डे एंड पर। मुझे लगता है कि वापस से ये आज रिगेन करेगा, पूरा जो स्ट्रेंथ ये छोड़ के आया था वो वापस से आज रिगेन करेगा। इनिशियल टारगेट 190, 195 का होगा। अगर ये रेंज पार हो जाता है तो 205 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। करंट लेवल पर खरीदारी करने का सलाह है, 175 का स्टॉप लॉस होगा। 3 बाई कॉल लेके मैं आई हूँ आज। ठीक है, एडवांस एंजाइम्स हो गया, अदानी ट्रांस हो गया और IDFC फर्स्ट बैंक है। कैश वाले स्टॉक या छोटे छोटे स्टॉक दोनों ही हो गए हैं? दोनों ही हो गए। ओके, विश्वेश जी चलते हैं, आपकी लिस्ट बताइए। जी मेरी ओर से 2 खरीदारी की सलाह है। पहला मेरा ऐसा मानना है कि शायद कहीं अगर निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा रुकता है तो IT लीड करेगा। और डेटा जो फ्राइडे के सेशन में हुआ था, TCS में ऑलमोस्ट 0.5% का प्रीमियम है और 5.4% OI में एडिशन हुआ था। स्टॉक भी चला था, तो मेरे हिसाब से आफ्टर अ वाइल स्टॉक रुका और कहीं पे वापस मुँह आ रहा है तो TCS खरीदने की सलाह होगी। 2025 का फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस रखना होगा और 2100 रुपये का टारगेट होगा। दूसरा होगा वो भी इंडेक्स का ही स्टॉक है, गेल खरीदने की सलाह है। मेरा ऐसा मानना है कि गेल में सारे OMCs चल चुके हैं और कहीं ना कहीं गैस की कंपनीज में गेल बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखा रहा है। ऑलमोस्ट 12% हुआ एडिशन हुआ था, तो 354.50 355 सपोर्ट है, तो उसके नीचे 50 पैसे नीचे रख के बाइंग करनी होगी। 369 का टारगेट होगा गेल में। तो TCS और गेल 2 फ्रंट लाइन हैवीवेट स्टॉक खरीदने की सलाह होगी। विश्वेश जी थैंक यू वेरी मच। हाँ जी सर। अब पूछिए किसके लिए? गेल के लिए। गेल के लिए जी, आपका आज का हीरो है ना। शुक्रवार का
कल के 2000 है और स्टॉप लॉस भी मेरा वही है 354 है और आप भी लगभग वहीं दे रहे हैं। और मैंने जो 2 टारगेट दिए थे 365 और 368 के, अगर आज हासिल हो जाए तो उसकी सारी की सारी क्रेडिट विश्वेश जी को दे दी जाए क्योंकि बैटन में पास कर चुका हूं, अब विश्वेश जी के हाथ में आ चुका। तो कल के 2000 हमने दिए थे शुक्रवार को 359 के आसपास हमने ये एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैं आपके एनालिसिस सुन रहा था और आपने निफ्टी में बोला था कि 32 लाख शेयर आपने कभी ओआई एडिशन में रीजनेबली नहीं देखा सके, लेकिन फिर भी निफ्टी का जो ओपन इंटरेस्ट है वो 2 करोड़ 39 लाख शेयर ही है और बहुत ज़्यादा नहीं है, ये बहुत सिग्निफिकेंटली लो है। अब यही ऑब्जर्वेशन में गेल के बारे में बताना चाहूँगा। गेल का ओपन इंटरेस्ट मेरे हिसाब से ऑल टाइम लो जो था, ऑल टाइम लो मतलब कि रीजनेबली लुक बैक पीरियड ऑफ 1 ईयर 2 ईयर 92 लाख, अभी भी उसका ओपन इंटरेस्ट 1 करोड़ शेयर ही है। स्टॉक का ओपन इंटरेस्ट अगर आप नवंबर में देखोगे तो 2 करोड़ से लेके 2 करोड़ 30 लाख का था। स्टॉक एकदम लाइट है, तो अगर कोई 10 लाख शेयर बाइंग करता है तो मेरे हिसाब 4-5% चल जाएगा। चलिए, लेकिन वो 10 लाख कोई लाओ, कौन करेगा कौन हमारे बोलने पे तो शायद 10,000 हो जाए लेकिन एनीवे, लेकिन गेल है मजबूत। देखते हैं आज क्या कुछ होता है। एक्शन अब आगे बढ़ाते हैं, दिल्ली लेकर चलते हैं जहां पर पूरा एक्शन है इस वक्त कुणाल जी और राकेश जी के साथ। गुड मॉर्निंग आप दोनों को। राकेश जी शुरुआत कीजिए आप। अनिल जी पहले तो सबको गुड मॉर्निंग और आपको अनिल जी स्पेशल गुड मॉर्निंग। अरे जी स्पेशल गुड मॉर्निंग क्यों? अनिल जी देखिए, जी बिजनेस एकमात्र चैनल है जिसको 3 अवार्ड्स मिले। अनिल जी पहले बेस्ट बिजनेस चैनल का अवार्ड मिला, मृत्युंजय को बेस्ट कमोडिटी का अवार्ड मिला और अनिल जी सबसे ज्यादा खुशी मुझे हुई है जो आपको आइकॉन ऑफ द बिजनेस जर्नलिज्म मिला है अनिल जी। क्योंकि अनिल जी देखिए, जिस तरीके से महाभारत हुआ था, पांडव और कौरव थे अनिल जी, तो एक तरफ पूरी सेना थी, पूरी ताकत थी और एक तरफ जैसे आप जैसा स्किल है, जैसे कृष्ण जी थे। तो अनिल जी मेरे को तो सबसे ज्यादा खुशी आइकॉन ऑफ द बिजनेस जर्नलिज्म का जो आपको अवार्ड मिला है उसकी हुई है। तो उसके लिए अनिल जी आपको और जी बिजनेस को और इंटायर टीम को अनिल जी हार्दिक शुभकामनाएं। नहीं देखिए, एक मिनट आपकी शुभकामना और बधाई के लिए धन्यवाद, लेकिन यहाँ कहीं कोई महाभारत नहीं है बंसल जी। मैं तो चाहता हूँ कि सब लोग, जितने लोग हैं हिंदुस्तान में, सब अच्छा काम करें, एक दूसरे के हित के लिए करें और हमारा काम है कि हम इन्वेस्टर्स को बेहतरीन कंटेंट दें, अच्छा काम करें। एक चीज़ और बताऊं मैं यहाँ पर कि ठीक है ढेर सारे अवार्ड्स हमें मिले हैं, अच्छी बात है, अच्छा भी लगता है, लेकिन हमारा कंपटीशन किसी से भी नहीं है। बहुत साफ कहना चाहता हूँ, हमारा कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ है। क्या हम कल से आज बेहतर काम कर रहे हैं, क्योंकि हम हमारी कैपेसिटी से ही कर सकते हैं। हमारी कैपेसिटी से अगर हम कल से बेहतर आज काम कर रहे हैं तो हम अच्छा कर रहे हैं, बस हमें उतना सेटिस्फेक्शन काफ़ी है। हमें किसी के साथ न तो कॉम्पीट करना है, न किया है, न करेंगे। हम अपने साथ, अपने आप के साथ कॉम्पीट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, 100% करते हैं, हर मोमेंट करते हैं और वो करते रहेंगे और स्कोर बेहतर करते हैं। और स्कोर बेहतर करते हैं। ठीक है, तो बंसल जी आप अपने ट्रेड पे बता दीजिए। अनिल डिम्पी जी, पहला एक खरीदारी की राय है बीपीसीएल, जिसपे शुक्रवार को भी मैंने चलते चलते एक बाय कॉल दिया था। ओएमसीज काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, बीपीसीएल को खरीदना चाहिए। मुझे लगता है डिम्पी, अगर निफ्टी को अब सपोर्ट चाहिए तो ओएमसीज एक सपोर्ट दे सकती हैं। 383 का एक स्टॉप लॉस है, 418 का टारगेट है। दूसरा डिम्पी एक सेल कॉल है डाबर पर। डाबर का टेक्निकल रुझान खराब लगता है, यहां पर 439 के स्टॉप लॉस के साथ डाबर में बिकवाली की राय है 404 के टारगेट के लिए। ठीक है, कुणाल जी गुड मॉर्निंग सर, आपकी तरफ से आज के ट्रेड सर। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। 3 काउंटर्स जिनमें खरीदारी करनी है, जिसमें सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक, जिस पर कल राकेश जी ने भी खरीदारी की राय दी थी यानी कि शुक्रवार को, और आशु जी ने भी इस पर खरीदारी की राय और फिर प्रॉफिट बुकिंग की भी राय दी थी। मुझे लगता है कोटक महिंद्रा बैंक को बाय करना चाहिए। 1300 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखें। एक फ्रेश ब्रेकआउट इसके एंड ऑफ डे चार्ट्स पर दिखाई देता है फ्राइडे को, और मुझे लगता है कि 1365 1370 के लेवल्स आएंगे तो कोटक महिंद्रा बैंक होगा पहला खरीदने का स्टॉक। और रिलायंस खरीदना चाहिए। मुझे लगता है रिलायंस में करेक्शन पूरा हो गया है, 2 दिन से रिलायंस थोड़ा सुस्त था, लेकिन मुझे लगता है कि वापस से अगर निफ्टी को नए लेवल्स छूने हैं तो उसमें रिलायंस की अगुवाई होगी और रिलायंस को मौजूदा स्तरों पर बाय करें। 1305 रुपए का स्टॉप लॉस, 1345 रुपए का टारगेट होगा। और अंतिम खरीदारी की राय है बाटा इंडिया में, जिसमें लगातार हम तेजी देख रहे हैं। इसमें वैनगार्ड ने बाइंग भी करी है फ्राइडे को, मुझे लगता है कि 1405 तक जाएगा। स्टॉप लॉस 1355 पर रख करके बाटा बाय करना चाहिए। ठीक है, बाटा इंडिया को खरीदना है, रिलायंस इंडस्ट्रीज को खरीदना है। अगर रिलायंस चलेगा और आप कह रहे हैं कि मजबूत होगा तो फिर बाजार कहाँ जाएगा, तो आप इसी से अंदाजा ला लीजिए। कोटक महिंद्रा बैंक भी आपकी लिस्ट में है।
तो ये कुछ एक शेयर्स हैं जो कि खरीदारी के तौर पर हैं। ज़्यादातर शेयर्स आपको बाय के मिले, इसमें से एक बंसल जी ने डाबर का बोला है कि इसको एक बार आप बेच सकते हैं। अब आते हैं कुछ खबरों वाले शेयर्स पर भी। जुबिलेंट फूडवर्क, बांग्लादेश में इन्होंने पहली बार डोमिनोज पिज़्ज़ा अपना लॉन्च किया है। विश्वेश, जरा जुबिलेंट फूडवर्क के डाटा देखिए और बताएं इसमें क्या करना चाहिए। बांग्लादेश में पैर पसार रही है कंपनी। देखिए डिम्पी, मेरे हिसाब से जुबिलेंट फूड ओवरऑल तो कंसोलिडेशन मूड में है और 1390 का स्तर मेरे हिसाब से ये हार्ड स्टॉप के हिसाब से सबको लिख लेना चाहिए कि 1390 ये जो लेवल है ये आज नहीं, ऑलमोस्ट अगर मैं देखूं लुक बैक जाता हूं तो सितंबर 2018 से ये लेवल एक भी बार ब्रीच नहीं हुआ। इनफैक्ट 2 बार वहां पे टेस्ट आता है और वहां से सीवियर सेलिंग आती है और 1250 तक आ जाता है। मेरा ऐसा मानना है जितना भी नेगेटिविटी है या जितना भी पॉजिटिविटी है वो ऑल ऑफ अ सडन मार्केट एब्जॉर्ब करेगा once it start climbing above 1390। तो 1340 चल रहा है। फॉर सम रीजन मैं बोलता हूँ अगर 1300 के करीब मिलता है तो पोजिशनली 1260 के स्टॉप लॉस से बाय करना है, क्योंकि यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा हूँ वो है पुट कॉल रेशियो 0.61 का। मेरे हिसाब से कंफर्टेबल ओवर सोल्ड पोजीशन में और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी बिनाइन है। तो यहाँ पे अगर मार्केट नीचे आता है जुबिलेंट फूड में और 1300 के करीब मिलता है तो मेरे हिसाब से खरीदारी करनी चाहिए, अदरवाइज वेट एंड वॉच करना चाहिए। काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लग रहा हो कि जुबिलेंट फूडवर्क तो भारत की कंपनी है, डोमिनोज इंटरनेशनल ब्रांड है, तो फिर बांग्लादेश में क्यों ये लॉन्च कर रहा है? ये असल में एक ज्वाइंट वेंचर के तहत लॉन्च कर रहा है जो कि गोल्डन हार्वेस्ट एक और कंपनी है, इन दोनों के बीच में एक ज्वाइंट वेंचर है। ये डोमिनोज पिज़्ज़ा को बांग्लादेश में लॉन्च कर रहे हैं, जिसके बारे में ये जानकारी है। क्या थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इस बीच बंधन बैंक, इस पर भी एक बार जरा राय लेते हैं। सिमी, जरा बंधन बैंक के बारे में देखिए आप। ये ग्रुप फाइनेंस मर्जर को आरबीआई से मंजूरी मिली है तो ये ऑफिशियली मतलब पहले से ही था पता और ये सिर्फ ऑफिशियली एक अनाउंसमेंट ही है, बट ये शेयर ठीक है, इसमें कुछ ट्रेड ले सकते हैं। ये कोलकाता का बैंक है। जी बिल्कुल डिम्पी, ये स्टॉक लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में है। मुझे लगता है कि 500 के ऊपर का इसका ब्रेकआउट सही था और जब तक ये स्टॉक 500 495 के ऊपर मेंटेन कर रहा है कोई भी डीप यूज़ करना पड़ेगा खरीदारी करने के लिए। इनफैक्ट जो पोजिशनली होल्ड कर रहा है लोअर लेवल्स पर 400 450 के आसपास खरीदा हुआ था, उन लोगों के लिए भी मैं ये कहूँगी कि 490 का स्टॉप लॉस के साथ ये पोजीशन मेंटेन कीजिए, क्योंकि आगे जाके 570 580 का टारगेट देखने को मिल रहा है। ये भी हो सकता है कि बहुत जल्दी आएगी। और जो फ्रेश पोजीशन लेना चाह रहा है वो थोड़ा सा डिप का इस्तेमाल कीजिए, 500 के आसपास या 495 के आसपास 490 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट्स इनिशियल टारगेट्स 540 550, उसके बाद 570 580। मैं तो बहुत बुलिश हूँ इस बैंक में। ठीक है। इस बीच एक डीएलएफ को लेकर भी है। कुणाल जी, जरा आपसे रिकमेंडेशन चाहिए होगी। एक गुरुग्राम में कमर्शियल प्रोजेक्ट है, कंपनी उसमें करीब 750 करोड़ रुपए लगा रही है। कमर्शियल लायबिलिटी और इनकी थोड़ी कम भी हुई है क्योंकि रेंटल इनकम बढ़ी है कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की, और डीएलएफ अब कमर्शियल में ही ज़्यादा है। रेजिडेंशियल में ऑलरेडी थे प्रोजेक्ट, वो सब बिक बिका के खत्म भी हो चुके हैं। तो जरा डीएलएफ के बारे में आप बताएं। ये खबर अच्छी है 750 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना? देखिए डीएलएफ के लिए अगर आपको याद हो डिम्पी, एक लेवल की चर्चा हम कई बार कर चुके हैं और वो लेवल 180-82 का है और 182-82 को जैसे ही डीएलएफ ने 3 सत्र पहले पार किया उसके बाद लगातार इसमें तेजी देख रहे हैं। मुझे लगता है कि 215 रुपए जो कि इसका रिसेंट हाई है वहां तक डीएलएफ जाना चाहिए। तो इन स्तरों पर भी जिन्होंने खरीदा है हाल में, मुझे लगता है उनको होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस अब 192-93 पर रखें और मुझे लगता है ऊपर की ओर 210-215 के लेवल्स होंगे, तो 210-15 के लेवल से डीएलएफ बाय करके रखना चाहिए। और अगर मान लीजिए आज थोड़ा सुस्त भी खुलता है तो इन स्तरों पर भी बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 192-93 का रखें, 210-15 का टारगेट। ठीक है, तो 192 का एक स्टॉप लॉस रख के 215 तक का टारगेट आप एक बार रख सकते हैं। विश्वेश, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरे हिसाब से डीएलएफ का ओपन इंटरेस्ट मैंने इतना लोएस्ट कभी नहीं देखा है, 2 करोड़ 35 लाख शेयर, और लास्ट 5 दिन में डीएलएफ में 16 लाख, देन 20 लाख, देन 21 लाख, और ये इतने शेयरों की डिलीवरी हुई है। तो रिलेटिवली फ्यूचर्स के कंपेयर में कैश बाइंग हुई है। और डीएलएफ का ये वीक का जो वीकली कैंडल है उसमें 6 करोड़ शेयर का वॉल्यूम है और उसने 188 के ऊपर क्लोज दी है। मेरे हिसाब से अगला जो लेवल है ये वीक के हिसाब से डीएलएफ में है 223 के, वहां तक जाने की उम्मीद है। तो अगर नीचे मिलता है, कुणाल जी ने जैसे कहा, तो मेरे हिसाब से 187 के स्टॉप लॉस से पोजीशनली खरीदना चाहिए। ठीक है, चाहे तो आप 2 स्टॉप लॉसेस में बांट सकते हैं, पहला 192, दूसरा 187। थोड़ा पोजिशनल लुक है तो 187, नहीं तो 192 का स्टॉप लॉस रख के भी एक बार डीएलएफ को तेजी के हिसाब से ही सोचा और समझा जाए। ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं, बहुत सारी रणनीति है जो हम आगे डिस्कस करेंगे।